कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और आज हम पिछले 2 दिनों की उन कानूनी खबरों की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ सुर्खियां नहीं है बल्कि हमारे समाज और सिस्टम की सोच पर भी सीधा असर डाल रही हैं। आज हम जो भी मामले देखेंगे ना, उनमें एक अजीब सी कश्मकश नजर आती है। एक तरफ परंपरा है तो दूसरी तरफ आधुनिकता, एक तरफ समाज की जिसे कहते हैं जमीनी हकीकत है तो दूसरी तरफ कानून की उम्मीदें। आज हम देखेंगे कि हमारी अदालतें इस पतली सी रस्सी पर कैसे चल रही हैं। तो चलिए इस दिलचस्प तस्वीर की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही, जहां अदालत एक तरह से खुद अपने कामकाज पर नजर डाल रही हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि सर्दियों की छुट्टियों के बावजूद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्पेशल वेकेशन बेंच बनाई है जो आज से जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। और ये देखिए, सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, इसका गहरा मतलब यह है कि कोर्ट ये संदेश दे रहा है कि न्याय का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं। भले ही बाकी सिस्टम छुट्टी पर हो, जरूरी मामलों में चाहे वो किसी की आजादी से जुड़ा हो या किसी गंभीर नागरिक अधिकार से, सुनवाई टाली नहीं जा सकती। ये दिखाता है कि न्याय एक 24/7 चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जहां एक तरफ कोर्ट न्याय को हमेशा जारी रखने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जजों के काम करने के तरीके पर ही एक मजेदार लेकिन मैं कहूंगी गंभीर टिप्पणी की गई है। हाँ, वो आखिरी ओवर में छक्के मारने वाली बात। हाँ बिल्कुल वही। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर होने से ठीक पहले जो ताबड़तोड़ फैसले सुनाने का चलन है, उसकी तुलना आखिरी ओवर में छक्के मारने से की है। सुनने में तो ये मजेदार लगता है, लेकिन इसके पीछे की चिंता काफी गहरी है। हाँ, ये सिर्फ जल्दबाजी का मामला नहीं है, इसके पीछे एक एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे हम लेगेसी बिल्डिंग या विरासत बनाने की होड़ कह सकते हैं। अच्छा। कई जज चाहते हैं कि उनके कार्यकाल का अंत कुछ बड़े और यादगार फैसलों के साथ हो, लेकिन इस होड़ का असर ये होता है कि इन फैसलों में जो कानूनी तर्क की गहराई होनी चाहिए वो कहीं खो जाती है। बिना पर्याप्त दलीलों और विचार विमर्श के दिए गए फैसले अक्सर कमजोर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन आखिरी ओवर वाले फैसलों के ऊपरी अदालतों में पलटे जाने का खतरा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से। और जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ उस एक केस को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये पूरे न्यायिक सिस्टम पर बोझ बढ़ाता है। वही मामला फिर से सुना जाता है, वकीलों और मुवक्किलों का समय और पैसा सब बर्बाद होता है। सही बात है। तो जो छक्का मारने की कोशिश की गई थी वो असल में सिस्टम के लिए एक वाइड बॉल साबित होती है जो खेल को और लंबा खींच देती है। ये न्यायिक जवाबदेही और अनुशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। अब एक ऐसे मामले पर आते हैं जो समाज के सबसे कमजोर तबके से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी को बेहद परेशान करने वाली हकीकत बताते हुए निचली अदालतों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये दिशा निर्देश सिर्फ प्रक्रियात्मक नहीं है, ये असल में अदालतों की उस पुरानी सोच को चुनौती देते हैं जहां गवाह की विश्वसनीयता को एक तयशुदा सख्त पैमाने पर तौला जाता था। कोर्ट अब कह रहा है कि एक बच्चा जो भयानक ट्रॉमा से गुजरा है, उसकी गवाही में मामूली विरोधाभास या भूल चूक होना वो स्वाभाविक है। इसे उसकी सच्चाई को खारिज करने का आधार नहीं बनाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अदालत अब गवाह की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी ध्यान में रख रही है। बिल्कुल, ये न्याय शास्त्र में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। अदालत कह रही है कि आपको पीड़ित बच्चे के नजरिए से देखना होगा। उसकी गवाही को किसी पढ़े लिखे वयस्क गवाह की तरह शब्द दर शब्द नहीं तौला जा सकता। ये न्याय प्रक्रिया को सचमुच में पीड़ित केंद्रित बनाता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं। लोगों की बात करें तो एक फैसला ऐसा आया है जिसने सामाजिक बहस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ये फैसला घरेलू हिंसा से जुड़े कानून यानी आईपीसी की धारा 498A से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के तहत एक केस को खारिज करते हुए कहा कि पति का अपनी पत्नी के खर्चों पर नजर रखना या अपने माता पिता को पैसे भेजना क्रूरता नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि ये भारतीय समाज का आईना है। इस एक वाक्य ने भारतीय समाज में वित्तीय नियंत्रण, पति के कर्तव्य और पत्नी के अधिकारों को लेकर चल रही बहस को सबके सामने ला दिया है। अदालत एक तरह से कह रही है कि ये हमारे समाज की जमीनी हकीकत है जहां बेटे से उम्मीद की जाती है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या समाज का आईना कहकर अदालत अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? मतलब क्या कानून का काम सिर्फ समाज की हकीकत को जैसा का तैसा दिखाना है या उसे एक बेहतर दिशा देना भी है?
क्योंकि कई लोगों के लिए यही वित्तीय नियंत्रण मानसिक प्रताड़ना का एक रूप हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और यही इस फैसले का विरोधाभास है। कानून की भूमिका हमेशा से इन दो सिरों के बीच झूलती रही है। एक तरफ कानून को जमीनी हकीकतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, वरना वो अव्यावहारिक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कानून का उद्देश्य समाज को प्रगतिशील मूल्यों की ओर ले जाना भी है, जैसे लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता। इस फैसले ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि धारा 458A जैसे कानूनों की व्याख्या करते समय अदालत को समाज की हकीकत को मान्यता देनी चाहिए या उसे चुनौती देनी चाहिए। और ये जो समाज की हकीकत और व्यक्तिगत आजादी के बीच की खींचतान है, ये सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 हालिया फैसलों ने लिव इन रिश्तों को लेकर इस बहस को और भी गहरा कर दिया है और काफी कंफ्यूजन भी पैदा किया है। एक मामले में कोर्ट ने एक साथ 12 लिव इन जोड़ों को सुरक्षा देते हुए साफ कहा कि जब 2 वयस्क आपसी सहमति से साथ रहने का फैसला करते हैं तो किसी को यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी दखल देने का हक नहीं है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आजादी के हक में एक बड़ा फैसला लगता है। हाँ, ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बहुत व्यापक व्याख्या पर आधारित है। कोर्ट कह रहा है कि आपकी व्यक्तिगत पसंद, आपका पार्टनर चुनने का अधिकार आपकी स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है और राज्य का कर्तव्य है कि वो इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाए। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसी हाई कोर्ट के एक दूसरी बेंच एक बिल्कुल अलग बात कहती है। हाँ, एक दूसरे मामले में जहां एक पार्टनर पहले से शादीशुदा था, कोर्ट ने कहा कि ऐसे लिव इन रिश्ते को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। कोर्ट का तर्क था कि ये मौजूदा जीवन साथी के कानूनी अधिकारों का हनन है और ये अनैतिक भी है। और यहीं पर वो टकराव साफ दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। पहला फैसला व्यक्तिगत स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखता है, जबकि दूसरा फैसला विवाह जैसी स्थापित सामाजिक संस्था की पवित्रता और उसके कानूनी ढांचे को बचाने पर जोर देता है। तो ये विरोधाभासी फैसले हैं? नहीं, मैंने विरोधाभासी नहीं कहूंगा। ये एक ही कानूनी प्रणाली के भीतर 2 अलग-अलग सिद्धांतों के टकराव को दर्शाते हैं। एक सिद्धांत कहता है व्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है, दूसरा कहता है आजादी मौजूदा कानूनों और सामाजिक जिम्मेदारियों के दायरे में होनी चाहिए। तो एक आम इंसान के लिए ये कितना कंफ्यूजिंग होगा, है ना? एक ही अदालत की 2 बेंचें बिल्कुल अलग बातें कह रही हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये दिखाता है कि समाज जितनी तेजी से बदल रहा है, कानून अभी भी उस गति से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे मामलों में अक्सर बड़ी बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके एक स्पष्ट कानूनी स्थिति तय करनी पड़ती है। तब तक ये भ्रम बना रहता है। बिल्कुल, तब तक ये भ्रम बना रहता है और निचली अदालतों के जज अपनी समझ के हिसाब से फैसले देते रहते हैं। रिश्तों की इसी उलझन से जुड़ा एक और बहुत ही प्रगतिशील फैसला केरल हाई कोर्ट से आया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा शादी के सिर्फ 4 महीने बाद भी पैदा होता है तो भी वो पूरी तरह से वैध माना जाएगा और उसे अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। ये फैसला वैधता और विरासत से जुड़ी हमारी पारंपरिक धारणाओं पर सीधी चोट करता है। परंपरागत रूप से समाज बच्चे की वैधता को शादी की अवधि से जोड़कर देखता था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही मानवीय और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया है। कोर्ट का कहना है कि बच्चे का कोई दोष नहीं है। अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता कानूनी रूप से विवाहित हैं, तो वो बच्चा हर तरह से वैध है। उसका गर्भाधान कब हुआ ये अप्रासंगिक है। ये बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखता है। चलिए अब व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों से आगे बढ़कर व्यवस्था और प्रशासन पर अदालतों की पैनी नजर की बात करते हैं। यहाँ भी अदालतें यथास्थिति को चुनौती देती दिख रही हैं। एक बड़ा मामला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़ा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्टियों पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने का गंभीर संदेह जताते हुए मंदिर का प्रबंधन सीधे नासिक के डिविजनल कमिश्नर को सौंप दिया है। लेकिन मामला सिर्फ प्रबंधन बदलने का नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जो सवाल पूछा वो ज्यादा अहम है। उन्होंने पूछा कि मंदिर को 2400 कर्मचारियों की जरूरत क्यों है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का जुडिशियल ऑडिट है। तो इसके पीछे का बड़ा संदेश क्या है? बड़ा संदेश ये है कि धार्मिक संस्थान, चाहे वे कितने भी बड़े और प्रभावशाली क्यों न हो, वे सार्वजनिक जवाबदेही से ऊपर नहीं है। भक्तों का चढ़ावा और संस्थान की संपत्ति जनता के विश्वास की अमानत है। अदालतें सुनिश्चित कर रही है कि इन संस्थानों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से भक्तों के हित में हो, न कि किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत समूह के फायदे के लिए। और ये जो सार्वजनिक पैसे और उसके इस्तेमाल पर निगरानी है, ये सिर्फ धार्मिक ट्रस्टों तक ही सीमित नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट से भी ऐसा ही एक मामला आया है, जहां अदालत ने तमिलनाडु सरकार को सरकारी वकीलों को दी जाने वाली बेहद ज्यादा फीस के लिए फटकार लगाई है।
बिल्कुल, अदालत ने इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कहा है। ये फैसला सरकारी खर्चों की न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। अदालत का कहना है कि आप जनता का पैसा कुछ चुनिंदा और पसंदीदा वकीलों पर नहीं लुटा सकते। इस फैसले ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और तर्कसंगतता की जरूरत पर जोर दिया है। ये दोनों मामले, शिंगाणापुर मंदिर और मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, दिखाते हैं कि न्यायपालिका अब कार्यपालिका और अन्य शक्तिशाली संस्थानों के वित्तीय मामलों में भी झांकने से हिचक नहीं रही है। और जब बात शासन की आती है तो दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा हमेशा सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये जो थोड़े थोड़े समय के लिए उपाय किए जाते हैं, ये काफी नहीं है। एक लंबी अवधि की ठोस योजना चाहिए। और एक दिलचस्प सुझाव भी दिया। हाँ, वो टोल बूथ वाला। हाँ, कि ट्रैफिक जैम कम करने के लिए दिल्ली के टोल बूथ ही बंद कर दिए जाएं। कि यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका नीति निर्माण के उन क्षेत्रों में सीधे तौर पर दखल दे रही है जहां उसे लगता है कि कार्यपालिका या तो नाकाम हो रही है या उसकी इच्छा शक्ति में कमी है। अच्छा। प्रदूषण का मामला सीधे तौर पर जीवन के अधिकार से जुड़ा है, जो एक मौलिक अधिकार है। जब सरकारें नागरिकों को साफ हवा देने में विफल रहती हैं, तो अदालतें मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। टोल बूथ बंद करने का सुझाव दिखाता है कि अदालतें अब सिर्फ निर्देश नहीं दे रही हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यावहारिक समाधान भी सुझा रही हैं। अंत में कुछ उन मामलों पर भी नजर डाल लेते हैं जो चर्चित चेहरों से जुड़े हैं। एक तरफ दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ एक पुराने प्रदर्शन में पुलिस पर हमले के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी एक शिकायत को रायबरेली से लखनऊ की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। इन मामलों में व्यक्ति के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया होती है, जैसे किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सुनवाई निष्पक्ष हो और किसी भी तरह के स्थानीय दबाव या पक्षपात की आशंका न रहे। ये न्याय के उस मूल सिद्धांत को मजबूत करता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसी तरह एक बड़ा फैसला कॉरपोरेट जगत से है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी की कंपनी के खाते को धोखाधड़ी बताने के यूनियन बैंक के फैसले को रद्द कर दिया। और दूसरी तरफ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए न्याय की एक मिसाल मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने पेश की है। हाँ, मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने, यानी वो अदालत जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून के तहत मामलों की सुनवाई करती है, मूक बधिर छात्रों का यौन शोषण करने के लिए एक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल और एक शिक्षक को दोषी ठहराया है। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। और ये दो फैसले दिखाते हैं कि कानून का दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ करोड़ों के बैंकिंग नियमों की जटिल व्याख्या है, तो दूसरी तरफ उन बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई है जिनकी आवाज भी छीन ली गई थी। हर फैसला, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कानूनी व्यवस्था में एक नजीर बनता है। तो इन सब का क्या मतलब है? पिछले 2 दिनों की इन खबरों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही हैं, वे समाज के बदलते ताने बाने को समझने और उसे दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रही हैं और कभी-कभी खुद अपने ही तौर तरीकों पर भी सवाल उठा रही हैं। आज की चर्चा के बाद एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि एक तरफ अदालत कहती है कि पति का वित्तीय नियंत्रण समाज का आईना है, और दूसरी तरफ वही अदालतें लिव इन रिश्तों और बच्चों के अधिकारों पर बेहद प्रगतिशील फैसले दे रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि न्याय की असली भूमिका क्या होनी चाहिए। समाज की मौजूदा हकीकतों को, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना हो, जस का तस्वीकार करना, या फिर एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में उसका मार्गदर्शन करना। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी न्यायपालिका हर रोज अपने फैसलों से तलाश रही है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।